ओके, चैप्टर 2 में अगर कुछ भी डाउट हो तो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? आज ही पूछ लेना। वही 40 मार्क की टेस्ट रहेगी, 1 आवर 15 मिनट्स पकड़ के चलो, ऐसा टाइम रहेगा। और एमसीक्यू उसमें रहेगा 30%, मतलब 12 मार्क्स का। ओके, चैप्टर 3 रिवाइज कर ले। और चैप्टर 2 का अगर किसी को रिवीजन चाहिए होगा तो उस दिन रिकॉर्ड किया था शायद से, आर्यन ने किया था, भेज दिया तुम्हारे ग्रुप पे। ओके, वो रिकॉर्डिंग ऑडियो था, वो सुन लेना बस। चैप्टर 3 डायरेक्ट मेन अपन रिवर्स चार्ज पे जाते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है? सप्लायर पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, और रिवर्स चार्ज रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट। तो कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है जिसके ऊपर अपन आरसीएम की चर्चा करने वाले हैं। गुड्स के ऊपर भी आरसीएम होता है, बट दैट इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है? गुड्स का आरसीएम अगर तुमको जानना है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट द जीएसटी पोर्टल, बट अपने को गुड्स का आरसीएम सिलेबस में नहीं है, अपने को सिर्फ सर्विसेज का रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो पहली सर्विस थी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसमें दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या क्या? नहीं, पहला ऑप्शन था फॉरवर्ड चार्ज का ना, कि जीटीए विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उसमें रेट कितना रहेगा? कितना रेट? 12%। 12% रेट। जीटीए को आईटीसी मिलेगा क्या? जीटीए को आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन था रिवर्स चार्ज का, उसमें भी दो ऑप्शन थे। रिवर्स चार्ज में चेक करना पड़ेगा रेसिपिएंट कौन है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है कि नॉट अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की जरा लिस्ट मेरे को बताओ, कौन कौन आता है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में? बॉडी कॉर्पोरेट, सोसाइटी, फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये लोग अगर आ गए उसमें तो टैक्स विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट एट 5%। और जीटीए को अपने इनपुट्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा, और इसके अलावा कोई भी रहा तो एग्जाम्प्ट। क्लियर है? अच्छा, वो लास्ट था एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था ना, उसका मतलब समझ लो, ये बहुत आगे आएगा, तो आई डोंट वांट यू टू बी ऐसे, थोड़ा तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए कि सीटीपी होता क्या है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये अपन सीधा चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, तो इसके लिए अभी तुमको समझा दे रहा हूँ कि सीटीपी होता क्या है। कोई कभी किसी एग्जीबिशन में गया है क्या? इधर समझो डोंगरे बस्ती गृह पे एक कपड़ों का एग्जीबिशन लगा है। वो कपड़े वाले जो एग्जीबिशन में सेल करने आते हैं वो यूजुअली नासिक के नहीं होते, अलग अलग जगहों से आते हैं। कोई राजस्थान से आता है, कोई सूरत से आता है, कोई मान लो आसाम से आता है। तो ये सब लोग, उनका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस नासिक में नहीं, इनका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? उनके रिस्पेक्टिव सिटीज में। बट उनको यहाँ पे बिजनेस तो करना है ना, बिजनेस करना है तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। तो उनको यहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल मतलब क्या? टेम्पररीली किसी दूसरे शहर में बिजनेस करने जा रहा है। इसका अगर डेफिनेशन बोलूँ तो ही इज डूइंग बिजनेस इन अ स्टेट वेयर ही इज नॉट रजिस्टर्ड। गुजरात वाला बंदा रजिस्टर्ड गुजरात में, लेकिन बिजनेस कहाँ पे कर रहा है? नासिक में। तो नासिक में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एक सीटीपी का रजिस्ट्रेशन वो ले सकता है। क्या होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए ना, तुमको यहाँ पे एक खुद का ऑफिस चाहिए, खुद का एक शॉप चाहिए, खुद का एक गाड़ा चाहिए। गाड़ा मतलब समझते हैं? हाँ। बट अभी ये बंदा जो डोंगरे बस्ती ग्रोह पे बिजनेस करने आया है, ये कुछ खरीद सकता है क्या ऐसा नासिक में? तो इसके लिए उसको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा सीटीपी। इतना ही फर्क है खाली कि उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर? ओके ओके। सेकेंड एंट्री लीगल सर्विस, वकालत वाली सर्विस। इसमें सप्लायर कौन होगा? इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स। और रेसिपिएंट कौन होगा? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। थर्ड था आर्बिट्रेशन सर्विस। आर्बिट्रेशन वो वैष्णवी का एग्जांपल था। आर्बिट्रेशन का मतलब कॉम्प्रोमाइज करके देना, ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स। तो सप्लायर होगा एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और रेसिपिएंट होगा बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। फोर्थ था स्पॉन्सरशिप सर्विस, आईपीएल और टाटा। आईपीएल ने टाटा को पैसे दिए, टाटा ने आईपीएल को
उल्टा उल्टा उल्टा, टाटा ने आईपीएल को पैसे दिए ना, टाटा ने आईपीएल को पैसे दिए और आईपीएल ने टाटा को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिए, टैक्स विल बी पेड बाय टाटा। तो रेसिपिएंट मतलब सप्लायर कोई भी हो सकता है, बट रेसिपिएंट शुड बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। फिर अपन आ गए थे 6th पे, सर्विसेज ऑफ अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर एक कंपनी को सर्विस देगा और टैक्स विल बी पेड बाय द कंपनी। अगर डायरेक्टर को सैलरी मिलती है तो टैक्स कौन पे करेगा? डायरेक्टर पे करेगा। अगर कोई कंपनी किसी डायरेक्टर को सैलरी पे करता है तो उस सैलरी पे टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। सप्लाई नहीं है वो तो कंपनी क्यों बोल रही है? सैलरी तो सप्लाई नहीं है ना। तो यहाँ पे किसकी बात की है उन लोगों ने? प्रोफेशनल फीस की। अगर वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसको अगर प्रोफेशनल फीस मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स विल बी पेड बाय द कंपनी। फिर अपन ने बात की थी इंश्योरेंस एजेंट के सर्विस की। इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस देगा? इंश्योरेंस कंपनी को। उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो वो कमीशन पे टैक्स कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। फिर बात की थी रिकवरी एजेंट की, वसूली भाई। वसूली भाई किसको सर्विस देगा? बैंक्स को, एनबीएफसी को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। उसको मिलेगा कमीशन एंड टैक्स विल बी पेड बाय द बैंक, एफआई और एनबीएफसी। फिर था अरिजीत सिंह का एग्जांपल था ना, उसने गाना गाया और टी सीरीज को ट्रांसफर किया तो टैक्स कौन पे करेगा? टी सीरीज प्रोडक्शन कंपनी। फिर उसके बाद था ऑथर की बात की थी, किसने तो भी बुक लिखी है, अगर तो बुक लिखी और मैंने किसी एक पब्लिशर को ट्रांसफर कर दी तो मेरे को एज एन ऑथर कुछ रॉयल्टी मिलेगी, उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? पब्लिशर। ऐसे याद रखो, एग्जाम्पल के थ्रू याद रखो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर अपन ने बात किया था एक ओवरसीइंग कमेटी का। आरबीआई की एक ओवरसीइंग कमेटी होती है, क्या काम होता है उसका? पॉलिसी वगैरह ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है क्या, उसका नेशनल लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा वो चेक करता है। तो उनको थोड़ी बहुत कुछ फीस मिलती है तो वो फीस पे टैक्स कौन पे करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल पे द टैक्स एज द रेसिपिएंट ऑफ देयर सर्विस। समझ चुका है सबको? ओके, बढ़ते आगे 10th नंबर के 11th नंबर के एंट्री आ जाओ। ओके, 11 नंबर की एंट्री इज रिलेटेड टू DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कौन है बंदा? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये बंदा काम करता है किसी बैंक के लिए या फिर किसी एनबीएफसी के लिए एट सिटी सेंटर मॉल। याद है मैंने डे 1 पे बोला था सीसीएम में कुछ लोग क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, तो वो बंदे का नाम क्या हो गया? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये बंदा किसी बैंक के लिए काम करेगा या फिर किसी एनबीएफसी के लिए काम करेगा और उनके प्रोडक्ट सेल करेगा, उनके क्रेडिट कार्ड्स सेल करेगा। जब ये सेल करेगा तो बैंक इसको क्या पे करेगा? कमीशन पे करेगा। बैंक इनको सैलरी पे नहीं करता है, बैंक इनको कमीशन पे करता है। तो बैंक इनको कमीशन पे करेगा तो उस कमीशन पे टैक्स कौन पे करेगा? बैंक विल पे द टैक्स। क्योंकि वापस वही बात हो गई, ये लोग बहुत छोटे लोग हैं और बहुत ज़्यादा बिखरे हुए लोग हैं, बट बैंक एक नेशनल लेवल की एंटिटी है और बैंक से टैक्स कलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके लिए टैक्स विल बी पेड फ्रॉम द बैंक, टैक्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक। दीज आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ये लोग बैंक के लिए काम करते हैं, बैंक का प्रोडक्ट बेचते हैं एंड बैंक इज द रेसिपिएंट ऑफ देयर सर्विस। समझ गया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का मतलब? ये लोग जगह जगह पे होते हैं। क्रोमा पे कभी अगर तुम लोग मोबाइल लेने गए होगे तो साइड से एक बजाज का आदमी आएगा, बोलेगा सर इस पे आपको लोन चाहिए। कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा? क्रोमा में जाओ कभी, उनके कैश काउंटर के उधर जाओ और एक ब्लू शर्ट में आदमी खड़ा रहेगा, बजाज फाइनेंस का बंदा रहता है और वो तुमको ना लोन प्रोवाइड करेगा। तो वो बंदा भी कौन है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। रिलायंस डिजिटल में चले जाओ, कोई भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में चले जाओ, यू विल फाइंड सच पीपल देयर। कार के शोरूम में चले जाओ, क्योंकि यूजुअली लोग कार तो लोन पे ही लेते हैं, तो उधर भी एक बैंक का बंदा बैठा ही रहेगा कि सर आपको लोन चाहिए तो मैं आपको अच्छे रेट में लोन प्रोवाइड करता हूँ।
तो ये बंदा होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट. दीज आर नॉट द एम्प्लॉइज बट दीज आर सर्टनली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स. ये लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम करते हैं और बैंक का धंधा करके देते हैं. क्लियर है? ओके. देखो इसमें सप्लाई में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डीएसए. सप्लायर होगा इंडिविजुअल डीएसए एंड रेसिपिएंट विल बी बैंक एनबीएफसी located in taxable territory. Yes. क्या इंश्योरेंस वाला ऊपर कवर हो गया. ये बंदा किसके लिए काम कर रहा है? बैंक के लिए. तो मान लो मैं डीएसए हूँ तो मैं बैंक के लिए क्या क्या काम कर सकता हूँ? उनका क्रेडिट कार्ड सेल कर सकता हूँ, उनके अकाउंट्स ओपन करके दे सकता हूँ, उनको लोन्स प्रोवाइड करके दे सकता हूँ. बस ये 3 मेन काम करते हैं. बट इनके अलावा भी कोई भी काम हो सकता है, बट मेजोरिटी वो लोग ये 3 काम करते हैं. अच्छा, और ये कैटेगरी ऑफ सप्लायर शुड बी इंडिविजुअल डीएसए. इट कैन नॉट बी अ फर्म, इट कैन नॉट बी अ कंपनी, इट हैज़ टू बी इंडिविजुअल. यूजुअली ये लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ही काम करते हैं. ऐसा इनकी कुछ फर्म्स या फिर कंपनीज नहीं होती. बोलो 11th में किसी को कुछ डाउट? इजी एंट्री है. तुम लोग इंपॉर्टेंट समझो एंट्री का, क्योंकि किसको पकड़ रहे हैं टैक्स भरने के लिए और किसको छोड़ रहे हैं. सिर्फ बड़े बड़े एंटिटीज को ही पकड़ा जा रहा है. बैंक बहुत बड़ा एंटिटी है, आरबीआई बहुत बड़ा एंटिटी है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं, तो उनको पकड़ा जा रहा है फॉर पेइंग टैक्स. ये ओवरसीइंग कमेटी का मैंने बोला था ना, इधर वो आरबीआई का किधर गया? डीमोनेटाइजेशन का आया था 8 नवंबर को. तो वो डीमोनेटाइजेशन की वजह से आरबीआई ने ये सोचना चालू किया था, मान ले 2 साल पहले से. तो ओवरसीइंग कमेटी उनको हेल्प कर रहा था कि डीमोनेटाइजेशन कैसे अप्लाई होगा कंट्री में. समझा? ये एक पॉलिसी थी एग्जांपल आरबीआई की, डीमोनेटाइजेशन. तो उसको ओवरसी करने वाले लोग, मतलब वो पॉलिसी ढंग से अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ, तो वो चेक करने के लिए मान लो मैं बैठा हूँ, ये बंदा बैठा है, ये बैठा है, तो हम तीनों को फीस मिलेगी और वो फीस के ऊपर टैक्स विल बी पेड बाय आरबीआई. सैलरी नहीं मिलती, फीस मिलती. ओके, बढ़े आगे. अच्छा, नासिक में एसबीआई के कितने ब्रांचेस हो गए? 10 एक तो है मेरे हिसाब से. 10 एक है. ओके. फिर यहाँ पे पास में पिंपल गांव है, पता है किसी को? कोई आता है पिंपल गांव से? तू आता नहीं चाहता? सार्थक अपना कहाँ से आता है? पिंपल गांव से. उधर कितने ब्रांचेस एसबीआई के? 2 ब्रांचेस. ओके. नासिक टियर 2 सिटी में आता है. पिंपल गांव कौन से कैटेगरी में आता है? टियर 3 में आ जाएगा. ओके. अभी टियर 3 में भी बहुत छोटे छोटे टाउन्स होते हैं. अभी नासिक के आसपास ये आनंद वाली पता है किसी को? गंगापुर रोड के एकदम एंड में आनंद वाली आता है. उधर क्या लगता है कितने ब्रांचेस हो गए एसबीआई के? उधर एक भी ब्रांच नहीं है एसबीआई का. बाहर एक कोऑपरेटिव बैंक है बट उधर एक भी ब्रांच नहीं है. और उधर अंदर जाओगे, आगे आगे गंगापुर गांव आएगा. गंगापुर गांव में कितने ब्रांचेस है एसबीआई के? एक भी नहीं. नहीं, एक भी ब्रांच है ही नहीं. तुम लोग सोचो, गंगापुर गांव के लोग नासिक में आके बैंकिंग ऑपरेशंस करते हो, लेकिन कोई एक बैंक, कोई एक गांव है जो नासिक से 100 किलोमीटर दूर है, एकदम अंदर वाले साइड. उधर तो बैंक है ही नहीं. तो उधर के लोग बैंकिंग ऑपरेशंस की सुविधा कैसे प्राप्त करेंगे? सोचो एक बार जरा. मान लो मैं एकदम दूर दराज के गांव में रहता हूँ. चलो महाराष्ट्र छोड़ दो, महाराष्ट्र तो भी थोड़ा वेल डेवलप्ड है. अपन थोड़े एक सेंट्रल रीजन में जाते हैं. मान लो कि मध्य प्रदेश हो गया या फिर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया. उधर के जो एकदम गांव वाले जो एरियाज है, उधर के लोगों को बैंकिंग की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए. बट हाउ विल दे अप्रोच बैंक इफ इट इज सो फार अवे? क्या एजेंट को अपॉइंट करेगा कौन? तो यूजुअली ऐसा होता है. कैसा होता है? बैंक को अगर खुद का ब्रांच डालना है ना किसी गांव में, तो उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है और उनको परवड़ता नहीं, क्योंकि उधर से इतना इनकम नहीं आता.
बट मान लो ये सार्थक रहता है पिंपल गांव में, सार्थक का खुद का एक घर है और उधर का घर मतलब वाड़ा है उसका खुद का, ठीक है, ऊपर वो रहता है और नीचे का एरिया खाली है। तो एसबीआई ने सार्थक को बोल दिया तो नीचे का जो तेरा एरिया है ना उधर तो हमारा बैंक डाल दे। बैंक डाल दे मतलब तो उधर से बैंक के सारे काम किया कर। अपन यहाँ पे एक बोर्ड डाल देंगे, एसबीआई ब्रांच ऑपरेटेड बाय सार्थक। उधर गांव के लोग उधर आएंगे और सार्थक के थ्रू बैंक के सारे काम करेंगे, छोटे मोटे काम जैसे कि पैसे डिपॉजिट करना, चेक देना, पैसे निकालना, ये छोटे मोटे काम बैंक वाले कहाँ से करेंगे? सार्थक के घर से। सार्थक को मान लो गांव वालों ने आके चेक दिया तो सार्थक हर हफ्ते जाएगा और चेक डिपॉजिट करके आएगा। मान लो गांव वालों ने सार्थक को पैसे दिए तो सार्थक हर हफ्ते जाएगा और वो पैसे डिपॉजिट करके आएगा। मान लो किसी को लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, तो गांव वाले आएंगे सार्थक के पास, सार्थक वो गोल्ड रखेगा और उनको पैसे दे देगा और वही गोल्ड जाके वो शहर में जमा करवा देगा। तो ये काम इजी रहेगा कि खुद का ब्रांच डालना इजी रहेगा? क्योंकि खुद का ब्रांच डालना मतलब उधर एम्प्लॉयज लाना, जगह लाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना। इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली एक लैपटॉप देना है, इसको एक टेबल देना है, ये अपने घर से काम कर लेगा। और लोगों को ज़्यादा भरोसा इस पर रहेगा क्योंकि ये बैंक वाला है, बैंक वाला सॉरी गाँव वाला है, गाँव वाला है जो बैंकिंग ऑपरेशंस कर रहा है, तो ज़्यादा भरोसा लोगों को इस पर रहेगा। तो ये होता है बिजनेस फैसिलिटेटर का काम। क्या नाम दे दिया इसको? बिजनेस फैसिलिटेटर। ये लोग बैंक्स को दूर दराज इलाकों में ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। जहाँ पे बैंक अपना खुद का ब्रांच नहीं डाल सकता है, दे अपॉइंट बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ देम। इनको सैलरी नहीं मिलती है, इनको मिलता है फीस। क्या मिलता है इनको? फीस मिलता है। तो ये फीस पे टैक्स कौन पे करेगा? बैंक विल पे द टैक्स ऑन द फीस गिवन टू बिजनेस फैसिलिटेटर। इनका और एक नाम है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एक नाम है बिजनेस फैसिलिटेटर एंड दूसरा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। समझा बिजनेस? और सार्थक के लिए काफी ज्यादा इनकम प्रोवाइडिंग बिजनेस होता है। उसको अपने गांव में बैठ के काम करना है, लोगों को बैंक की जरूरत पड़ने वाली है और बैंक हर महीने तक को कमीशन देने वाला है। तो एज सच अच्छा काम है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स का जो काम रहता है, एक गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इनकम प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है ये? और इनके फीस पे टैक्स विल बी पेड बाय द बैंक टू द गवर्नमेंट। इजी? कुछ डाउट इसमें? प्रणव लिखो। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। सप्लायर हो जाएगा तुम्हारा बिजनेस फैसिलिटेटर। रेसिपेंट कौन होगा? अच्छा, इसमें एनबीएफसी को इंक्लूड नहीं किया। किसको इंक्लूड किया? सिर्फ बैंक को। तो इसको स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट है। ऊपर हर जगह पे एनबीएफसी लिखा है, लेकिन इधर लिखा है बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। समझा है पीछे? वैष्णवी, कृष्णा, देखो इन दी एंड जब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि टैक्स कौन पे करने वाला है। खाली लेकिन उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस फैसिलिटेटर पढ़ के ही तुम लोग ये सोचने लग गए कि क्या है भाई ये। मतलब समझा सबको बिजनेस फैसिलिटेटर का? ओके, ये अपन लिख देंगे नीचे। इतना लिखा है सबने? नीचे वो स्पेस होगी ना, उधर आ जाओ। यहां पे लिख देते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर, पेज नंबर 54। इधर डीएसए का भी लिख दे क्या? पहले लिखो डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग बोलो क्या काम होता है इनका? बैंक या फिर एनबीएफसी के प्रोडक्ट सेल करना।
they sell the products of banks slash NBFCs against fees or commission. Against fees or commission. समझा? लिखना होगा छोटे तो लिख दो उधर CCM में क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला, ऐसा लिख दो। CCM मॉल में क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला इंसान। CCM मॉल में क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला इंसान। हाँ एग्जाम्पल, जिसको लिखना है लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेकेंड बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं, वो लिखा था मैं, तीनों अलग अलग लिख देंगे। ऊपर लिखा बिजनेस फैसिलिटेटर। नहीं एम्प्लॉय नहीं करते वो लोग। कैसा होता है मालूम नहीं ना कितने क्रेडिट कार्ड बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, लेकिन सैलरी का अगर एम्प्लॉय बना दिया उसको तो हर महीने फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए उनको एज अ सैलरी कभी अपॉइंट नहीं करते। बहुत रेयर होता है वो। जो लोग ब्रांच पे रहते हैं वो सब सैलरीड रहते हैं, लेकिन जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना वो सब एजेंट ही होते हैं। ये लोग रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स पे, ये सारे पब्लिक स्पेसेस को टारगेट करते हैं और उधर जाके वो काम करते हैं। ओके, बिजनेस फैसिलिटेटर, these are individuals working for banks at distant locations. These are individuals working for banks at distant locations. मतलब विलेजेस पे ये लोग बैंक के लिए काम करते हैं, बैंक की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। दे प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। इनके सर्विसेज के ऊपर एक कैपिंग होता है, मतलब मान लो ये लोग 50,000 से ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये लोग 50,000 से ज़्यादा का चेक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो बैंक डिसाइड करता है ताकि कुछ घपला ना हो इस केस में। दे आर अप्रूव्ड बाय RBI। ये जो मॉडल है ये RBI ने अप्रूव किया है। और नेक्स्ट लिख दो बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस फैसिलिटेटर एक एक गांव में काम करेगा, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक 5-6 गांव के लिए मिला के काम करेगा, मतलब थोड़े ऊपर लेवल पे बैठता है। फैसिलिटेटर एकदम गांव के लेवल पे बैठता है, करस्पॉन्डेंट थोड़े उसके ऊपर के लेवल पे बैठेगा। यहाँ पे लिखता हूँ सेम एज business facilitator but works for collective villages / towns। 4, 5, 10, 15 गाँव के लिए एक साथ वो काम करेगा। और ये जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होता है ना, ये एक जेनरिक टर्म है, ये काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकता है, लेकिन फैसिलिटेटर सिर्फ बैंक्स के केस में यूज़ होता है। अच्छा, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बड़ा आदमी है और फैसिलिटेटर छोटा आदमी। तो ये बड़ा आदमी है तो ये अकेले लेवल पे काम कर पाएगा कि इसको थोड़े लोगों की ज़रूरत पड़ेगी?
कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो मान लो एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, BC आदेश्वर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट आदेश्वर, ठीक है। अभी ये 4-5 गांव के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ये है विलेज 1, ये है विलेज 2 और ये है विलेज 3। इसके लिए इधर इसने एक एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट प्रणव। यहाँ पे एक एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट आदित्य। और यहाँ पे एजेंट भूमि, ठीक है। ये लोग इंडिविजुअली हर एक गांव के लिए काम करते हैं और ये सब लोग आके रिपोर्ट करते हैं अपने आदेश्वर को, और आदेश्वर इनको फीस पे करता है। तो इस केस में बताओ इस फीस पे टैक्स कौन पे करेगा? BC आदेश्वर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट आदेश्वर। फीस के ऊपर टैक्स विल बी पेड बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट आदेश्वर, क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम करेगा और सारे एजेंट्स को वो अपॉइंट करेगा। समझ गया एग्जाम्पल? याद रखना इसको, ठीक है। आ जाओ लिख लेते हैं। एंट्री नंबर 13 होते बहुत सारे होते। क्या क्या बैंक देती है? बराबर। नहीं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा ना फीस कितना एजेंट का, वो बैंक डिसाइड नहीं करते। तो इस केस में समझा है ना। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट को जो फीस मिलेगी बैंक से, वो किसके लिए काम कर रहा है? बैंक के लिए। तो बैंक उसको कुछ फीस देगा, तो उस केस में भी टैक्स आदेश्वरी पे करेगा। समझ लो, बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब जो छोटा आदमी है उसका टैक्स बैंक पे करता है, लेकिन जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ये थोड़ा बड़ा आदमी, इसका टैक्स वो खुद से पे कर सकता है। तो उसके एजेंट्स का भी टैक्स वो खुद से पे करेगा और बैंक से जो पैसा मिलेगा उसका टैक्स भी वो खुद पे करेगा। 13 लिखो, सर्विसेज बाय एजेंट। सर्विसेज बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सप्लायर होगा एजेंट और रेसिपिएंट होगा बिजनेस करस्पॉन्डेंट। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बिजनेस करस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। 11, 12 और 13 एक बार पढ़ लो और कुछ भी डाउट होगा तो इमीडिएटली पूछो। 11, 12 एंड 13। समझा है प्रणव? पीछे भूमि पढ़ लो ये तीनों एंट्रीज, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज है नहीं। क्लियर है? ओके। अच्छा, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर तुमने देखे क्या? उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लेना वो पे। चले 14 पे। ओके, एंट्री नंबर 14 भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो क्या है। एंट्री 14 बात करेगा सिक्योरिटी सर्विसेज। अच्छा, इंडिया में सिक्योरिटी मतलब वॉचमैन को हायर करने के दो तरीके।
एक तो तुम लोग इंडिविजुअल वॉचमैन को अप्रोच करो, उनको बोलो कि सर आप मेरे लिए आके काम करो, मैं आपको फीस दूंगा। या फिर इंडिया में ना कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज होती है। सिक्योरिटी एजेंसीज मतलब ये लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं, इनको तुमने अप्रोच करने का, ये लोग तुमको वॉचमैन प्रोवाइड करते हैं। अगर अपने बिल्डिंग की बात करूँ तो ऐसी एक एजेंसी है, शायद से उसका नाम ऐसा कुछ है, जितना मैंने उसके शर्ट पे देखा है, बनकर सिक्योरिटीज करके नाम है। उनको अप्रोच किया हमने और उनको बोला आप वॉचमैन प्रोवाइड करो। तो उनकी जिम्मेदारी है वॉचमैन ढूंढना और बिल्डिंग को प्रोवाइड करना। वी विल पे द फीस टू द बंकर सिक्योरिटीज एंड बंकर सिक्योरिटीज विल पे फीस टू द वॉचमैन। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 था डायरेक्टली हायर अ वॉचमैन, और सेकंड थ्रू अ सिक्योरिटी एजेंसी। थ्रू अ सिक्योरिटी एजेंसी। मेरे को बात बताओ, जब मैं फीस पे करूंगा सिक्योरिटी एजेंसी को, तो आर दे केपेबल ऑफ पेइंग टैक्स ऑन देयर ओन? बड़ी एंटिटी है, पूरे नासिक लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इतनी तो उनकी हैसियत है कि वो लोग टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन जब मैं एक इंडिविजुअल वॉचमैन को हायर करूंगा, तो क्या ये इतना पढ़ा लिखा है, क्या इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है क्या टैक्स पे करने की? तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और ये वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो इफ वी पे फीस टू अ सिक्योरिटी एजेंसी, then they will pay tax under forward charge, and if we pay fees to an individual watchman, then हमको ही टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन रिवर्स चार्ज। अच्छा, अभी हम मतलब कौन? जो अपॉइंट कर रहा है। ओके, अभी 2-3 टाइप के लोग अपॉइंट कर सकते हैं। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई यहाँ पे रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? छोटे मोटे बिल्डिंग रहता है ना, जैसे कि सामने वाली बिल्डिंग है, दिस इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब समझते हो क्या? बिल्डिंग जो होती है, जब अपार्टमेंट्स में रहते हो तो इट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये लोग भी एक वॉचमैन को हायर करेंगे। और दूसरे कैटेगरी ऑफ लोग है ऑफिस वाले, जैसे कि अपनी बिल्डिंग अपन भी हायर कर सकते हैं ना। ओके, तो मैं इनको बोलता हूँ अनरजिस्टर्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोल दिया अनरजिस्टर्ड और ऑफिस वालों को बोल दिया रजिस्टर्ड। अभी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जब एक वॉचमैन को हायर करते हैं, तब तुमको लगता है कि ये लोग आरसीएम में टैक्स भरने के लायक है? सोसाइटी वाले छोटी मोटी सोसाइटी होती है, इनको डेली रिक्वायरमेंट के लिए एक वॉचमैन चाहिए, तो इनके टाइप अगर ये लोग किसी वॉचमैन को हायर करते हैं तो इनको बोल दिया तुमको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, द सर्विस इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑफिस मतलब रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी वॉचमैन को हायर करता है, तो इनको बोल दिया तुम लोग चुपचाप जाके आरसीएम में टैक्स पे कर दे। अभी एजेंसी को कोई भी हायर करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हमेशा क्या एप्लीकेबल है? फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन आरसीएम में अपने को चेक करना पड़ेगा कि वॉचमैन को हायर कौन कर रहा है। वॉचमैन को हायर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है कि वॉचमैन को हायर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन वो वॉचमैन को हायर कर रहा है, तो वॉचमैन को भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करने की जरूरत। इन शॉर्ट इट बिकम्स एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी इंडिविजुअल वॉचमैन को हायर कर रहा है, तो टैक्स विल बी पेड बाय दैट रजिस्टर्ड पर्सन बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ पेइंग टैक्स। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा अनरजिस्टर्ड के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी और रजिस्टर्ड के लिए ऑफिस। समझा ये चीज? ओके, लिखे इसको। सप्लाई में लिखेंगे अपन सिक्योरिटी सर्विस। इसमें हर एक टाइप की सिक्योरिटी आ गया, बॉडीगार्ड आ गया, वॉचमैन आ गया, वो क्लब के बाहर बाउंसर खड़े रहते हैं वो आ गया, सब कुछ आ गया। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, ऑब्वियसली पुलिस वाली सर्विस इसमें नहीं आती, ये प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस की बात की जा रही है। क्लियर? ओके। सप्लायर कौन होना चाहिए इसमें? वॉचमैन। लेकिन कौन सा वाला वॉचमैन? इंडिविजुअल वाला, मतलब वो एजेंसी नहीं हो सकती ना, तो इसको ऐसे कुछ लिखा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर कैन बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब इसमें कौन कौन आ गया? इंडिविजुअल वॉचमैन आ गया,
पार्टनरशिप फर्म भी आ गया, पार्टनरशिप फर्म ऑफ वॉचमैन भी इसमें आ जाएगा। लेकिन मान लो वो बंकर सिक्योरिटीज एक कंपनी है, तो वो इसमें आएगा क्या? दैट विल बी कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मान लो बंकर सिक्योरिटीज एक एलएलपी है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो अगर मैं किसी कंपनी को या फिर एलएलपी को या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को हायर करता हूँ, तो टैक्स विल बी पेड बाय देम अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे इनके अलावा जो लोग हैं दैट विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। और रेसिपिएंट होना चाहिए एनी रजिस्टर्ड पर्सन। एनी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन, वो एग्जांपल था ना। नहीं 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 नहीं, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसा तो वापस 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 ये देखो, मान ले एक छोटी सी सोसाइटी है 3-4 फ्लोर की, और मुंबई में मान ले एक बड़ी सोसाइटी है 100 फ्लोर की। वो 100 फ्लोर की सोसाइटी के पास टैक्स भरने की कैपेबिलिटी नहीं होगी क्या? है ना, फिर वही बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। तुझे फोकस करना है अनरजिस्टर्ड पे और रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का एग्जाम्पल था कोऑपरेटिव सोसाइटी, और रजिस्टर्ड का एग्जाम्पल था ऑफिस। सिर्फ एग्जाम्पल था। एनी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल any registered person located in taxable territory। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो अपन लिख देते हैं। अदर देन नंबर 1 पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट ने अपने आप को यहाँ से दूर कर दिया। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और अगर वो किसी वॉचमैन को हायर करता है, देन दे डोंट हैव टू पे द टैक्स, इट विल बी एग्जेम्प्ट। सेकेंड आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, मान लो नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी वॉचमैन को हायर किया, तो नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। थर्ड आ गया गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसी, अच्छा गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को एग्जांपल दो गवर्नमेंट एजेंसी का। नहीं नहीं, एलआईसी तो कंपनी हो, गवर्नमेंट एजेंसी का एग्जांपल चाहिए। आधार कार्ड कॉर्पोरेशन, उसका नाम क्या फुल फॉर्म कॉर्पोरेशन का, जो लोग आधार कार्ड प्रोवाइड करते हैं? क्या 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 फुल फॉर्म क्या उसका? देख देख देख, मिला कशिश? यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई, ये एक एग्जांपल हो गया गवर्नमेंटल एजेंसी का। तो ये लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। तो इन्होंने भी अगर किसी वॉचमैन को हायर किया तो दे डोंट हैव टू पे द टैक्स। इनका जो सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में होगा उसके बाहर अगर किसी वॉचमैन को हायर करते हैं तो दे डोंट हैव टू पे द टैक्स। समझ गया इसका एग्जाम्पल? यूआईडीएआई, ऐसे सैकड़ों एजेंसीज होते हैं, ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते हो एक बार। ओके दैट्स इट। और ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आ ही जाएगा ना, ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर एनी रजिस्टर्ड बोल दिया तो नीचे अपने आप अनरजिस्टर्ड कवर हो गया। पढ़ लो ये वाला एंट्री, फिर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग एंट्री पढ़ने वाला है, नंबर 15। Security service should be provided by any person other than body corporate and should be provided to any registered person located in taxable territory.
डन, ओके। चलो अब एक इंटरेस्टिंग एंट्री, ठीक है। कोई कभी गोवा गया क्या इधर घूमने के लिए मेरे अलावा? तो गोवा में अगर तुम लोग जाते हो ना, तो गोवा में यूजुअली क्या होता है, लोग मोटरसाइकिल या फिर कार को रेंट करते हैं उधर घूमने फिरने के लिए। यूजुअली लोग उधर टैक्सी वगैरह प्रेफर नहीं करते, खुद की गाड़ी लेके घूमना प्रेफर करते। तो वहाँ पे तुमको 2 व्हीलर रेंट पे मिल सकता है या फिर 4 व्हीलर रेंट पे मिल सकता है। ओके, अभी 2 कैटेगरी ऑफ लोग गोवा जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है गोवा, एक है रजिस्टर्ड और एक है ओके। रजिस्टर्ड मतलब क्या? रजिस्टर्ड मतलब मान लो रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस ने डिसाइड किया कि ये महीने हम लोग हमारे सारे एम्प्लॉयज को गोवा लेके जाएंगे। पूरा खर्चा कौन बेयर करेगा? रिलायंस। और ऐसा होता है, तुम लोग आर्टिकलशिप के लिए भी ऑफिस में जाओगे ना, तो उनके से आउट स्टेशन ट्रिप्स होते ही होते हैं, यूजुअली गोवा फिर दमन वगैरह, ऐसा सब वो लोग कोस्टल एरियाज पे ही लेके जाते हैं। ओके, और ये लोग गोवा गए रिलायंस वाले, और इन लोगों ने अप्रोच किया अपने ये आर्यन को। आर्यन एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, और इसके पास 50 एक्टिवा पड़ी है। कितने एक्टिवा पड़ी है? 50। और ये रिलायंस को 50 एक्टिवा रेंट पे देने वाला, बट रिलायंस की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। तो फिर ये लोग गए किसी एक एजेंसी के पास, एजेंसी मतलब कंपनी के पास, मान लो एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास 500 एक्टिवा पड़ी। तो रिलायंस 2 लोगों के पास गया, पहला गया आर्यन के पास और दूसरा गया एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड के पास। दोनों से रिलायंस ने गाड़ी भाड़े पे ली, रिलायंस ने दोनों को फीस पे किया, ठीक है। फीस मतलब मैं बोलूँगा रेंट पे किया, जो भी है 2-3 दिन का रेंट रिलायंस ने पे कर दिया। अब तुम लोग सोचो, पहले केस में सप्लायर इज आर्यन, रेसिपिएंट इज रिलायंस। विल आर्यन बी एबल टू पे टैक्स? इंडिविजुअल है, उधर नॉर्मली काम करता है, शॉर्ट्स में बैठा रहता है दिन भर अपने उसके घर के बाहर, और अपने एक्टिवा रेंट पे देता है। ही इज नॉट केपेबल ऑफ पेइंग टैक्स, हेंस टैक्स विल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ये हो जाएगा RCM। लेकिन दूसरी जगह पे जो एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्रॉपर कंपनी है, इनका प्रॉपर एक ऑफिस है, दिन की ये लोग ऑलमोस्ट 50 एक्टिवा तो मिनिमम एवरेज पे रेंट करते ही करते हैं। तो इनकी बात बताओ, विल दे बी एबल टू पे टैक्स? दे विल बी एबल टू पे टैक्स। तो इस केस में दे विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। समझा है क्या? सबसे पहले मैंने बोला कि एक रजिस्टर्ड पर्सन एक्टिवा रेंट पे लेने गया, पहले उसने रेंट पे लिया आर्यन से जो कि था इंडिविजुअल, और बाद में उसने रेंट पे लिया एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड से जो कि थी एक कंपनी। इंडिविजुअल वॉज नॉट एबल टू पे टैक्स, हेंस रिलायंस पेड टैक्स अंडर RCM। लेकिन दूसरी जगह पे एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड इज केपेबल ऑफ पेइंग टैक्स, हेंस टैक्स विल बी पेड बाय एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड। समझा है चीज? ओके। इसके अलावा उसके बाद 1 महीने के बाद प्रणव गया गोवा घूमने के लिए। प्रणव मतलब ये हो जाएगा मेरे लिए अनरजिस्टर्ड। क्लियर है? प्रणव के पास भी 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था आर्यन से लेना है, दूसरा ऑप्शन था एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड से लेना। बात करते पहले एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड की। प्रणव पे करेगा फीस टू एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड। इज एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड केपेबल ऑफ पेइंग टैक्स? तो टैक्स विल बी पेड बाय एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन मेरे को बात बताओ, जो अपना आर्यन है, इज आर्यन केपेबल ऑफ पेइंग टैक्स? क्यों नो? इंडिविजुअल है, बट उसके सामने जो बंदा आया है हु इज प्रणव, वो भी क्या है? तो इसमें तो आर्यन भी केपेबल नहीं है और इसमें तो प्रणव भी केपेबल नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ये। तो इस केस में क्या करेंगे? क्या क्या? इसमें एग्जेम्प्ट नहीं बोला है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। इसमें इन लोगों ने बोल दिया
फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब टैक्स कौन पे करेगा? आर्यन टैक्स पे। इसको एक बार वापस पूरा समराइज करता हूँ, ठीक है? नीचे एक टेबल है, उससे समराइज करने का ट्राई करते हैं। देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर देते हैं। एक है रिवर्स चार्ज वाला और एक है फॉरवर्ड चार्ज वाला। फॉरवर्ड चार्ज वाला मतलब एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड। देखो, ईयर के स्टार्ट में सबसे पहली बात, जो सप्लायर है ना उसके पास ऑप्शन रहेगा, ही कैन चूज द रिवर्स चार्ज ऑप्शन और ही कैन गो इनटू फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन। ये ऑप्शन सबको अवेलेबल है। ये ऑप्शन आर्यन को भी अवेलेबल है और ये ऑप्शन एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड को भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर रिवर्स चार्ज ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया तो चेक करो कि सप्लायर कौन है। सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे मैं लिखता हूं एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड, यहां से रब कर देता हूं। पहले चेक करो कि सप्लायर कौन है। सप्लायर कौन है अपने केस में? एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड। वो कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो अपने आप को किधर ट्रांसफर हो जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर सप्लायर है आर्यन, आर्यन मतलब कौन? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोल दिया इधर? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। फिर चेक करो कि रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो टैक्स कौन पे करेगा? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। लेकिन अगर रेसिपिएंट इज अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट मतलब प्रणव, तो वापस ये किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज। समझ रहा है क्या? सबसे पहले चेक करो कि सप्लायर कौन है। सप्लायर में आर्यन है मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कि एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड है बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो डायरेक्टली किधर ट्रांसफर कर दो उसको? फॉरवर्ड चार्ज। मतलब कुछ कोई भी हालत में टैक्स विल बी पेड बाय एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड। आर्यन के केस में चेक करो कि रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट अगर रिलायंस इंडिया लिमिटेड है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, तो टैक्स विल बी पेड बाय रिलायंस। और अगर रेसिपिएंट है प्रणव मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, देन टैक्स विल बी पेड बाय आर्यन। आर्यन अपने आप फॉरवर्ड चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा। मैं तुमको बोला ना ऊपर थोड़ी नाइंसाफी है। आर्यन और प्रणव के केस में दोनों अनरजिस्टर्ड है, लेकिन एज अ सप्लायर आर्यन को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? पहले चेक करो सप्लायर कौन है। दो टाइप के सप्लायर हो सकते हैं, एक आर्यन टाइप के सप्लायर और एक एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड के टाइप के सप्लायर। एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड मतलब बॉडी कॉर्पोरेट और आर्यन मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट अगर आ जाता है तो कोई भी हालत में टैक्स कौन पे करता है? बॉडी कॉर्पोरेट। किधर गया अपना? देखो, इधर भी एक्टिवा ने टैक्स पे किया और इधर भी एक्टिवा ने टैक्स पे किया, फॉरवर्ड चार्ज। फिर चेक करो कि रेसिपिएंट कौन। ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। फिर अभी अपन बात करेंगे आर्यन की। आर्यन मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में चेक करो कि रेसिपिएंट कौन। पहले केस में रेसिपिएंट था रिलायंस मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, और सेकेंड केस में रेसिपिएंट था प्रणव मतलब नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में टैक्स विल बी पेड बाय रिलायंस एंड नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट में प्रणव विल नॉट पे द टैक्स, टैक्स विल हैव टू बी पेड बाय आर्यन। इसमें एग्जेम्प्ट नहीं बोला है। तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर ये तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, बट ये स्पेसिफिक ऐसी एंट्री है कि इसमें इस चीज़ को एग्जेम्प्ट नहीं बोला है। इसमें बोल दिया कि आर्यन बेटा तो चुपचाप जाके टैक्स पे करते। यस, तो किसको भी टैक्स नहीं करना है, नहीं करना है। फॉरवर्ड चार्ज जब आता है ना, तब हमेशा टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल हो जाता है। हाँ ठीक है, वो अभी तक मैंने बताया नहीं है, याद रखना। फॉरवर्ड चार्ज में टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल होगा, और अगर इसका टर्नओवर 20 लाख के नीचे, देन ही विल नॉट हैव टू पे, नहीं करना है। क्लियर है क्या? देखो एक बार देखो, और मेरे को कुछ भी डाउट होगा लगे
ओके बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो इमीडिएटली इसको क्लियर करो। बोल प्रणव, समझा ये? क्या एंट्री बता, क्या क्या एंट्री बोलना क्या चाहता है? चेक कैसे करने का तू बता दे कि फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज। बोल। सबसे पहले क्या चेक करेगा? सप्लायर को देखने पड़ेगा। हाँ, क्या देखेंगे? कौन? सप्लायर ना, मतलब सप्लायर पहले चेक करो कि बॉडी कॉर्पोरेट है कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो नहीं नहीं, फिर सामने वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड आ गया तो सामने वाला देखने की जरूरत है ही नहीं। टैक्स कौन पे करेगा? बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आर्यन है फिर सामने वाला देखना पड़ेगा। आर्यन मतलब नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। उस केस में देखना पड़ेगा कि सामने वाला कौन है। सामने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट आ गया तो आरसीएम मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रिलायंस, और सामने वाला अगर नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट आ गया मतलब प्रणव आ गया तो उस केस में आर्यन। आर्यन एग्जाम नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज आर्यन। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर, रिवर्स चार्ज मतलब रेसिपेंट, उतना याद रख लो। समझा ये एंट्री? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके अच्छा, इसके जो रेट्स है ना, द रेट्स आर सिमिलर टू ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जीटीए। फॉरवर्ड चार्ज में रेट कितना है? 12%। रिवर्स चार्ज में रेट कितना है? 5%। फॉरवर्ड चार्ज में मतलब बात करता हूं एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड की। क्या एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड को अपने परचेस पे आईटीसी मिलेगा? जो भी उन्होंने एक्टिवा खरीदी होगी आईटीसी मिलना चाहिए क्या? रिवर्स चार्ज की अगर मैं बात करूं, रिवर्स चार्ज मतलब आर्यन वाला केस, उस केस में क्या उसको आईटीसी मिलना चाहिए? उसके ऊपर कभी लायबिलिटी आने वाली है क्या? आने वाली, कभी ना कभी तो आने वाली है। कब आने वाली है? जब वो प्रणव को सप्लाई करेगा तो थोड़ा बहुत आईटीसी मिलना चाहिए ना। तो बोल दिया कि लिमिटेड आईटीसी अवेलेबल टू द सप्लायर। रेसिपेंट को हमेशा आईटीसी मिलने वाला है, रिलायंस को कोई भी केस में आईटीसी मिलने ही वाला है। फॉरवर्ड चार्ज हो कि रिवर्स चार्ज हो, रिलायंस को उससे फर्क नहीं पड़ता, रिलायंस को आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा सप्लायर है उसको उसके परचेस पे आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन है तो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन रिवर्स चार्ज के ऑप्शन में खाली लिमिटेड आईटीसी अवेलेबल है। लिमिटेड आईटीसी का मतलब ये है कि उसको आईटीसी मिलेगा, आईटीसी ऑन इनपुट्स इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। आईटीसी ऑन इनपुट्स इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, इसका मतलब समझो। आर्यन को एक दिन एक एक्टिवा की ऑर्डर आ गई, लेकिन उसके पास एक भी एक्टिवा नहीं पड़ी है। तो वो आया मेरे पास एक्स्ट्रा में 10 एक्टिवा पड़ी है। मेरी एक एक्टिवा मैंने आर्यन को रेंट पे दे दी और वही एक्टिवा आर्यन ने प्रणव को रेंट पे दे दी। समझ रहे हो? सेम लाइन ऑफ बिजनेस का इनपुट किया, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मेरा था रेंटिंग का बिजनेस, उसका भी है रेंटिंग का बिजनेस। उसने मुझसे लिया रेंट पे और आगे चढ़ा दिया रेंट पे, तो वो मुझे जो रेंट पे करेगा उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। इसको बोला गया है लिमिटेड आईटीसी अवेलेबल टू द सप्लायर। समझ रहे हो क्या? जो जीटीए वाला एग्जांपल था, जीटीए के केस में फॉरवर्ड चार्ज में अगर जीटीए ट्रक खरीदता है तो क्या उसको आईटीसी मिलता है क्या? मिल जाता है ना। रिवर्स चार्ज में उसको आईटीसी मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये वाले एग्जांपल में अभी तो इसको जरूरत पड़ गई ना आर्यन को, क्योंकि उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कुछ इनपुट लेता है तो उसको उस चीज का आईटीसी मिल जाता है। परचेस पे नहीं मिलेगा, खाली ऐसे टाइप के इनपुट्स पे। समझ रही है? मतलब किसी और से रेंट पे लेके आगे रेंट पे चढ़ा देना, खाली उतना आईटीसी मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, एक छोटा सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि क्या इनपुट ले रहे हैं। ध्यान से समझने का, इसको ट्राई करो एक बार। इसको ऊपर भी पढ़ते हैं, मैंने डिटेल में ऊपर लिखा है, उसके बाद अपन तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे। पहले ये पढ़ लेते, ठीक है? एनालिसिस ऑफ दिस एंट्री। द एंट्री इज ऑप्शनल फॉर द सप्लायर प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देयर आर 2 ऑप्शंस, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लायर विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड पे इट टू द गवर्नमेंट. Supplier has to mention on the invoice that forward charge is applicable. Rate will be 12%.
एंड सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी ऑन इट्स इनपुट्स। ये ऑप्शन कोई भी कभी भी चूज कर सकता है। आर्यन भी कभी भी फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन चूज कर सकता है, वो उसकी मर्जी। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज का ऑप्शन अपन चूज करते हैं तो अपने को पूरा का पूरा टेबल फॉलो करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज के ऑप्शन में इफ द सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट तो उसके पास रिवर्स चार्ज का ऑप्शन है ही नहीं, वो अपने आप किधर आ जाता है, फॉरवर्ड चार्ज। समझाएगा? रिवर्स चार्ज का ऑप्शन अगर एक्टिवा प्राइवेट लिमिटेड चूज करता है तो उसको वो ऑप्शन कभी मिलने ही नहीं वाला है, वो अपने आप किधर आने वाला है, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज। क्योंकि तुम लोग टेबल देखो एक बार, रिवर्स चार्ज का ऑप्शन चूज किया और मैं बन गया बॉडी कॉर्पोरेट तो मैं अपने आप किधर आ जाऊंगा, फॉरवर्ड चार्ज। तो रिवर्स चार्ज का ऑप्शन किसको अवेलेबल है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिवर्स चार्ज का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब आर्यन के जैसे सप्लायर्स। अभी ये सप्लाई किसको कर रहे हैं वो चेक करो। आर दे सप्लाइंग टू अ बॉडी कॉर्पोरेट? इफ यस देन द रेसिपिएंट विल पे टैक्स। आर दे सप्लाइंग टू नॉन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब प्रणव, देन इन केस में आर्यन को फॉरवर्ड चार्ज में शिफ्ट किया जाए। समझ रहेगा? तो 3 केसेस में फॉरवर्ड चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा। पहला मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन चूज कर लिया, दूसरा मैंने रिवर्स चार्ज का ऑप्शन चूज किया बट मैं हूं एक बॉडी कॉर्पोरेट, और तीसरा रिवर्स चार्ज का ऑप्शन है मैं हूं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन मैंने सप्लाई कर दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को। मैं हूं आर्यन और मैंने सप्लाई कर दिया प्रणव को। दोनों नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, स्टिल आर्यन विल हैव टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है क्या? और जो लास्ट रेसिडुअल केस है उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के केस में रेट रहेगा 5% का रेट रहेगा। सप्लायर शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोल दिया इसमें? सप्लायर शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब यहां पे लिखता हूं आर्यन, एंड रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रिलायंस इंडिया लिमिटेड। यही खाली एक छोटी सी स्पेसिफिक केस है जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा। सप्लायर होना चाहिए आर्यन, रेसिपिएंट होना चाहिए रिलायंस। सप्लायर शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। खाली यही एक छोटा सा केस है जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल हो जाए। और नीचे लिख दिया लिमिटेड आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट्स, दैट इज इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब मैंने किसी और से गाड़ी उधार पे ले ली। समझ रहे हो चीज? सप्लाई लिखता हूं मैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड फ्यूल कॉस्ट। एंड क्या बोल दिया? फ्यूल कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है, जो सप्लायर है ना, या आर्यन या फिर एक्टिवा, वो गाड़ी में फ्यूल भर के देते, 2000 का रेंट, उसके ऊपर 1000 रुपए का फ्यूल भर के दे दिया, तो ये पूरा का पूरा आरसीएम एप्लीकेबल होगा 3000 रुपए पे। रेंट पे भी एप्लीकेबल होगा और फ्यूल कॉस्ट पे भी एप्लीकेबल होगा। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि फ्यूल पे जीएसटी लगता है क्या, लेकिन अगर तुमने गाड़ी के साथ फ्यूल लिया तो ये एक टाइप का कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा। कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब नेचुरली बंडल्ड, गाड़ी चलने के लिए फ्यूल तो लगेगा ना, तो एक टाइप का कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा और पूरे के पूरे सप्लाई पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा और रेट हो जाएगा तुम्हारा 5%। क्लियर है ये चीज? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड फ्यूल कॉस्ट। सप्लायर कौन होना चाहिए? आर्यन। आर्यन मतलब डिफाइन करो आर्यन को, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रिलायंस। बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। Supplier should be any person other than body corporate and recipient should be body corporate located in taxable territory. अपने
खुद के समझने के लिए लिख दो, सप्लायर के आगे आर्यन और नीचे रेसिपिएंट के आगे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। समझाइए। सिक्सटीन पे जाए एक, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंट्री, छोटी सी एंट्री बट थोड़ा समझना इसको इंपॉर्टेंट। ये समझने के लिए तुमको सबसे पहले मैं समझाने वाला हूँ, एक कंसेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का। दिस इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो पहले तुमको समझाता हूँ। शॉर्ट सेलिंग किसने पहले सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो तुमको अभी समझाता हूँ। देखो, जब भी मैं कुछ चीज़ बेचने जाता हूँ तो यूजुअल अपने माइंड का इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। मान लो मेरे को रिमोट बेचना है तो मेरे पास रिमोट होना चाहिए, मेरे को अगर ये आईपैड बेचना है तो मेरे पास ये आईपैड होना चाहिए। बट ये कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता। तुम्हारे पास अगर कोई एक स्टॉक नहीं है तो भी तुम लोग उसको सेल कर सकते। समझ रहे हो चीज़? स्टॉक मार्केट में ऐसा काम होता है। आई डोंट हैव अ स्टॉक, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक नहीं है, बट स्टिल आई कैन सेल इट टुडे टू समवन हु इज विलिंग टू बाय। देखो, मान लो ये एक रिलायंस का चार्ट है, ठीक है, प्राइस का चार्ट। आज है डे 1, डे 1 पे प्राइस है मान लो ₹2900 और दो ऑप्शन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस चला जाएगा 3500 तक और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस गिर के हो जाएगा 2500। पहले ऑप्शन में व्हाट विल एन आइडियल इन्वेस्टर डू? बाय करेंगे क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ऊपर जाने वाला है। और सेकेंड ऑप्शन में सेल। चलो बाय करना तो ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, सेल करने के लिए आइडियली अपने को लगता है कि मेरे पास वो स्टॉक होना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। वो स्टॉक मेरे पास नहीं है, स्टिल आई कैन सेल इट ऑफ। बट कंडीशन क्या है? आगे जाके बाय करके देना पड़ेगा। यूजुअली अपने माइंड में ऐसा चलता है कि फर्स्ट बाय देन सेल, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट यू कैन सेल देन यू कैन बाय। बाय करना तो करना है लेकिन बाद में जाके भी बाय कर सकते। तो ये कंसेप्ट होता है शॉर्ट सेलिंग का। मतलब मेरे पास वो स्टॉक नहीं है, स्टिल आई कैन सेल इट। समझ रहे हो क्या? यूजुअल रियल लाइफ सिनारियो में फर्स्ट वी बाय देन वी सेल, बट इन स्टॉक मार्केट बोथ ऑप्शंस वर्क। यू कैन बाय एंड सेल और यू कैन सेल एंड बाय। तो सेल जब पहले होता है तो उसको मैं बोलूंगा शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट वर्ड का इंपॉर्टेंस ये है कि आई हैव शॉर्टेज ऑफ दैट स्टॉक, स्टिल आई एम एबल टू सेल इट, तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया? शॉर्ट सेल। ओके, लेकिन मान लो 2900 प्राइस चल रहा था और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया टू मिस्टर आदित्य, ठीक है। तो मैंने सेल किया है तो आदित्य ने क्या किया है? बाय किया है। मेरे पास स्टॉक तो था नहीं, बट आदित्य ने बाय किया है तो उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि उसके पास स्टॉक आना चाहिए ना। अगर वो बाय कर रहा है मतलब उसको उसके जेब में स्टॉक चाहिए, बट मेरे जेब में तो स्टॉक नहीं था, तो मैं उसको स्टॉक कैसे प्रोवाइड करूंगा? सोचो एक बार, मैंने आज सेल कर दिया, आई डिडंट हैव द स्टॉक एंड आदित्य ने मुझसे बाय किया। अभी उसके पास तो स्टॉक आना चाहिए ना, क्योंकि उसने बाय किया। उसने बाय किया क्यों है? क्योंकि उसको स्टॉक चाहिए, बट मैं उसको स्टॉक प्रोवाइड कर पाऊंगा क्या? क्यों? मैं तो है ही नहीं। बट ऐसे तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। तो फिर इस केस में क्या किया जा सकता है, सोच के बताओ। इसको ऑलरेडी पता है तो फिर चुप बैठो, नहीं पता है तो सोच के गेस करो। हे, इसका वे आउट है एक। क्या कर सकते हैं? सोचो। अगर तुम लोग ऐसे एक सिनारियो में फंस गए कि तुमने किसी चीज को बेचने का कमिटमेंट दे दिया लेकिन तुम्हारे पास वो चीज है ही नहीं, तो तुम लोग जुगाड़ क्या करोगे? बताओ, क्या करेगी तू? किसी और से लेके बेच देंगी टेम्पररीली। बस इसमें भी वही होगा। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जिसका नाम है आदेश्वर।
ठीक है, नहीं ओनली आदेश्वर, ठीक है। आदेश्वर के पास ना 100 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उसने लेके रख दिया, उसको फिलहाल इन स्टॉक्स को सेल नहीं करना है। उसका पर्सपेक्टिव ये है कि वो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेगा। तो मैं गया इसके पास, मैं उसको बोला भाई तू मेरे को उधारी पे दे दे, मैं आज आदित्य को दे देता हूँ, बाद में जाके तेरे को लौटा दूंगा। समझ रहे क्या? इसके पास तो 100 स्टॉक्स है, वो 100 रहने ही वाले, आज भी उतने रहेंगे, एक साल के बाद भी उतने रहेंगे। तो आज मैंने एक स्टॉक उधारी पे ले लिया और एक साल के बाद एक स्टॉक मार्केट से खरीद के उसको दे दिया। उसको इसमें एक भी रुपया देने की या फिर लेने की जरूरत नहीं, उसको खाली मेरे को स्टॉक उधारी पे देना है। समझ रहे हो क्या? तो मैं आदेश्वर से स्टॉक उधारी पे लूंगा, एक स्टॉक यहाँ से दे दिया उधारी पे लेके आदित्य को, और जब प्राइस 2500 हो गया तब मैंने मार्केट से एक स्टॉक खरीद के आदेश्वर को वापस दे दिया। समझ रहे हो क्या? ऐसे काम करता है शॉर्ट सेलिंग। तुम लोग अगर तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है तो भी तुम लोग मार्केट में जाके वो स्टॉक सेल कर सकते हो, बट तुमको डिलीवरी तो देना पड़ेगा आदित्य को। तो आदित्य को स्टॉक की डिलीवरी देने के लिए तुम लोग वो उधारी पे ले सकते हो, उधारी पे ले लो किसी से और बाद में जाके वो अपनी उधारी नील कर दो, मतलब स्टॉक को अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। दिस इज अ पॉसिबल, दिस इज एन आइडियल सिनेरियो टू मेक मनी इन द मार्केट। तो जब मार्केट गिरने वाला है तभी भी तुम लोग पैसा कमा सकते हो, और जब मार्केट बढ़ने वाला है तभी भी तुम लोग पैसा कमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारा आदेश्वर जो एक स्टॉक उधारी पे दे रहा है, वो फ्री में तुमको उधारी पे देगा क्या? थोड़ा बहुत तो फीस वो चार्ज करेगा ना। वो बोलेगा मैं क्यों स्टॉक दूं मेरा उधारी पे? मैं बोला चिंता मत कर, तू एक काम कर, मुझसे फीस चार्ज कर। समझ रहे हो? तो ये फीस के ऊपर टैक्स विल बी पेड बाय मी। I am the borrower, he is the lender. I am the borrower of stock, he is the lender of stock. Lender of stock will charge fees for the services he has provided to me. सर्विस कैसे हुई सुनो, अपन ने शेड्यूल 2 में पढ़ा था, जब भी कोई चीज रेंट पे दी जाती है तो वो क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे उसने उसका स्टॉक रेंट पे दिया तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसने उसके सर्विस के अगेंस्ट मुझसे फीस चार्ज किया। आई एम द बोरोअर ऑफ सिक्योरिटीज, ही इज द लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज उधारी पे दे रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं और मैं उधारी पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आदित्य को डिलीवरी देना है। तो इस केस में आई विल पे फीस टू हिम एंड आई विल पे द टैक्स ऑन दोज फीस टू द गवर्नमेंट। ही इज द सप्लायर, आई एम द रेसिपिएंट, आई हैव टू पे टैक्स ऑन द फीस पेड। समझ रहे हो चीज? क्या क्या? अच्छा एक और चीज, ये जो बोरो किया है ना, मेरे को मालूम नहीं कौन है सामने भर गया, ऐसा कुछ मालूम नहीं रहता कि सामने उधारी पे दे कौन रहा है। तुम लोग डायरेक्टली जाके एक बटन प्रेस कर सकते हो और तुमको मिल जाएगा। ऐसा कुछ अपना रिश्तेदारी या फिर दोस्ती होने की जरूरत नहीं। anyone can lend their securities and anyone can borrow the securities, just that borrower has to pay fees to the lender। जैसे एक बैंक अपने को कुछ पैसा लोन पे देता है तो अपन उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसे इस केस में आई विल हैव टू पे द फीस। क्लियर है? एक मिनट सुनो, देखो इसको पढ़ो। इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है SLBM, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, यू हैव टू गो ऑन योर ऐप एंड यू हैव टू फाइंड दिस वर्ड SLBM, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। अगर मैं आज कोई स्टॉक को शॉर्ट सेल करता हूं तो इमीडिएटली आई हैव टू गो टू दिस बटन, आई हैव टू प्रेस ऑन दिस बटन and I have to borrow the stock from someone else। क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, इसमें एक इंट्राडे का कंसेप्ट भी होता है। अगर मैं आज के दिन सुबह सेल करता हूं 0900 AM को, आई सेल एंड नहीं हाँ, और 11 बजे मान लो आई बाय। एक मिनट, अरे 9 बजे ओपन होता है, मतलब वो प्री मार्केट मान ले 9:15 मान ले, ठीक है। अगर मैं पहले से ऑर्डर डाल के रखता हूँ तो 9 बजे एग्जीक्यूट हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। 9:15 को अगर मैं सेल करता हूँ और 11 बजे मैं बाय करता हूँ तो ये एक ही दिन में ट्रांजैक्शन हो गया ना।
तो इस केस में उधारी पे लेने की जरूरत नहीं। इस केस में आई डोंट हैव टू बाय अ स्टॉक ऑन उधारी एंड मतलब उधारी पे आदेश्वर से लेके आदित्य को देने की जरूरत नहीं। अगर वो इंट्राडे में पोजीशन क्लोज हो रहा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैं इस दिन बाय नहीं करता हूं तो मेरे पास डेडलाइन है, मुझे 3:30 बजे तक आदित्य को स्टॉक उधारी पे लेके देना पड़ेगा। समझ रहे हो? उसी दिन अगर तुमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसी दिन तुमने सेल बाय कर दिया या फिर बाय सेल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो अगले दिन पे शिफ्ट हो गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उस दिन के 3:30 के पहले पहले तुमको वो स्टॉक को उधारी पे लेना पड़ेगा और तुम्हारे बायर को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो बहुत तगड़ा फीस लगता है, तगड़ा फीस लगता है। 3:30 बजे वो अपने आप बाय हो जाएगा, पहली बात तो जो भी प्राइस रहेगा उस पर बाय हो जाएगा और तुमको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी टू द स्टॉक मार्केट बिकॉज यू डिड नॉट अडियर टू देयर कंडीशंस। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, जो अपन यूजुअली पढ़ते नहीं है, सिर्फ टिक कर देता है, उसमें ये सब लिखा रहता है। समझ रहे हो क्या? ओके, ये तो बेसिक स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट था। जीएसटी का रिलेशन ये है कि जो लेंडर है मतलब आदेश्वर, लेंडर विल लेंड स्टॉक्स टू द बोरोवर दैट इज मी, आई विल पे फीस टू आदेश्वर और उस फीस के ऊपर का टैक्स विल बी पेड बाय मी टू द गवर्नमेंट। दैट्स इट। समझा सबको? ये लिखे इसको, आ जाओ। सप्लाई में लिखते हैं लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज सप्लायर है लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज एंड रेसिपिएंट है बोरोअर ऑफ सिक्योरिटीज। रेसिपिएंट है बोरोअर ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ, हाँ तो मैंने सेल कितने रुपए पे किया? 2900 पे सेल किया ना मैंने। किधर गया? हाँ, सेल कितने पे किया? 2900 पे। अभी मैंने उधारी पे लेके 2900 पे सेल कर दिया, तो मेरे जेब में कितने पैसे आ गए? 2900 आ गए। फिर बाद में जब मार्केट में भाव 2500 हो जाएगा तब मैं कितने में खरीदूंगा? 2500, और वो वापस किसको दे दूंगा? आदेश्वर। आदेश्वर को पैसों से मतलब नहीं, उसने एक स्टॉक दिया है, उसको एक स्टॉक वापस चाहिए, तो मैंने उससे एक स्टॉक लिया और उसको वापस दे दिया। मैंने सेल किया था 2900 पे और जब मेरे को उसको देना पड़ा तब मार्केट से कितने में खरीदा? 2500। तो जेब में 400 रुपये रहेगा ना। फिर उसमें से उसको मान लो मैंने 50 रुपये फीस दे दिया, उसका जो भी रेट रहेगा उस पर मैंने उसको फीस दे दिया, तो 50 रुपये के ऊपर टैक्स विल बी पेड बाय मी। समझ रहे हैं ना? अच्छा, सिक्योरिटीज गुड्स होता है कि सर्विस होता है? क्या होता है? सिक्योरिटीज गुड्स के डेफिनेशन में आता है, फिर सर्विस के डेफिनेशन में आता है? कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो स्टॉक खरीदने बेचने पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इस केस पे मैंने उससे स्टॉक उधारी पे लिया है। उधारी पे लेना इस काइंड ऑफ अ सर्विस, तो इसके लिए वो 50 रुपये पे जीएसटी लग जाएगा। बोलो, ये एंट्री समझिए सबको? लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सप्लायर होगा लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज एंड रेसिपिएंट होगा बोरोअर ऑफ सिक्योरिटीज। कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली इसको क्लियर करो। और ऊपर वाला एंट्री भी 15 एंड 16। समझा प्रणव? इंपॉर्टेंट है एंट्री, और रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग करना है तो यू विल हैव टू डू बोथ द थिंग्स, फर्स्ट बाय देन सेल और फर्स्ट सेल देन बाय, क्योंकि तुम लोग हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तुमको ऊपर जा रहा है तो उसका भी फायदा उठाना है, नीचे आ रहा है तो उसका भी फायदा उठाना है। तो 99% लोग ये नहीं करते, इसलिए जब मार्केट नीचे आता है सो दे सफर लॉसेस। बट व्हाट यू कैन डू इज, जब मार्केट नीचे आएगा और मैंने पहले ही सेल करके रखा है और बाद में बाय करता हूँ, तो आई विल बी प्रॉफिटेबल। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।